आज हम एक ऐसे फोर्स के बारे में बात करेंगे जो मोशन को अपोज करती है। हाँ, एक ऐसी फोर्स जो मोशन को रोकती है, उसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करने से रोकती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो हम चल रहे हैं तो चलते ही रहेंगे जब तक कि कोई और फोर्स हमें ना रोके। फ्रिक्शन हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होता है। फ्रिक्शन अपना रोल तभी प्ले करता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है तो उनके बीच में फ्रिक्शन पैदा नहीं होता है। फ्रिक्शन जो होता है दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में अपना काम करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक रखी है, आप उस बुक को हल्का सा पुश करेंगे तो बुक थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ फ्रिक्शन की वजह से। बुक के सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन ने अपना काम किया एंड थोड़े से डिस्टेंस के बाद जो बुक है वो रुक गई। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर हमारा मोशन जो है इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अपना रोल प्ले करेगी, और अगर हम मोशन इस डायरेक्शन में करते हैं तो फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में होगी। तो मोशन की डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो होती है एक दूसरे के हमेशा ऑपोजिट होती है। अब हम ये जानते हैं कि फ्रिक्शन का कारण क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों होता है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वैसे देखने पे हमें स्मूथ लगता है, बट जब हम उसे माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं तो हर एक सरफेस के अंदर थोड़ी बहुत या छोटी मोटी इरेगुलरिटीज होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ऐसे देखने पे आपको जो है लगेगा कि दोनों ही सरफेस जो है वो बहुत स्मूथ है, बट जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों सरफेस में जो है थोड़ी बहुत इरेगुलरिटीज होती है। तो क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो यही इरेगुलरिटीज जो होती है एक दूसरे के अंदर एंटैंगल्ड या इंटरलॉक हो जाती है। इसी की वजह से जो होता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव नहीं कर पाता एंड फ्रिक्शन पैदा होती है। अब हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं जिस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेनली आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द सरफेस एंड सेकंड इज द फोर्स प्रेसिंग द टू ऑब्जेक्ट टुगेदर। पहले हम पहले वाला फैक्टर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज नेचर ऑफ सरफेस। जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हैं उनका सरफेस कैसा है उसके हिसाब से जो है फ्रिक्शन फोर्स जो होती है कम या ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं और उनका जो सरफेस है वो रफ है तो क्या होगा कि इरेगुलरिटीज जो है उसमें ज़्यादा होगी, वो एक दूसरे के साथ एंटैंगल्ड जो है ज़्यादा हो जाएगी एंड जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बढ़ जाएगी। वहीं अगर आपके जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं उनके जो सर्फेसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है तो क्या होगा, स्मूथनेस की वजह से उन सरफेस पे जो इरेगुलरिटीज़ है वो बहुत नामात्र या बहुत कम होगी। तो इस वजह से जो है इरेगुलरिटीज़ इंटरलॉक नहीं हो पाएगी एंड उसकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बहुत कम होगी। सेकेंड फैक्टर है फोर्स प्रेसिंग देम टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखा जाता है या मूव करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा है, कितना प्रेशर लगा रहा है, इसी को ही बोलते हैं फोर्स प्रेसिंग देम टुगेदर। इस फैक्टर को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फ्लोर है, उसके ऊपर जो है दो ऑब्जेक्ट रखे हैं, एक लाइट है एक हैवी है। लाइट ऑब्जेक्ट क्या करेगा कि उसका मास कम है तो वो फ्लोर के ऊपर जो है कम फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है और जो फ्लोर है उसकी इरेगुलरिटीज एक दूसरे के साथ इंटरलॉक तो होगी बट बहुत हार्डली नहीं होगी, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम होगा एंड इस वजह से जो है उसे मूव करना, उसी फ्लोर पे उस लाइट ऑब्जेक्ट को मूव करना आसान होगा। वहीं अगर सेम फ्लोर पे एक हैवी ऑब्जेक्ट रखा है तो हैवी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो इस वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है फ्लोर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है एंड फ्लोर की जो इरेगुलरिटीज है वो एक दूसरे के साथ बहुत हार्डली इंटरलॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा एंड हमें उस हैवी ऑब्जेक्ट को उसी फ्लोर पे मूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। हमारे चारों तरफ कई तरह की फ्रिक्शन फोर्सेस होती है बट हम मेनली चार फ्रिक्शन फोर्सेस की बात करते हैं। फर्स्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन। जब एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ
सिर्फ रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये एक सरफेस है, उसके ऊपर जो है एक बॉक्स को रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में जो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हमें जो है ऑब्जेक्ट को फिर भी मूव कराना है तो हमें स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है कभी भी फिक्स नहीं होती है, हमेशा वैरी करती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकती है एंड मैक्सिमम भी हो सकती है। 0 किस केस में होती है? 0 होती है जैसे कि अल्ट्रा स्मूथ सर्फेसेज होते हैं, जैसे कि हमारा एयर हॉकी टेबल या फिर आइस फ्लोर। तो ऐसे जो सर्फेसेज होते हैं वो अल्ट्रा स्मूथ होते हैं, तो उनके ऊपर इरेगुलरिटीज़ जो होती है वो बिल्कुल नामात्र होती है। तो इस वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है। ऐसे सर्फेसेज पे अगर हम मूव करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा स्लाइड ही करते रहेंगे। ऐसे सर्फेसेज जो होते हैं ऑब्जेक्ट को होल्ड नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हमारा सर्फेस जो है वो बहुत रफ है, जैसे कि एक कंक्रीट रोड है, कंक्रीट रोड पे अगर हम एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें अगर उस कंक्रीट रोड पे एक हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? कंक्रीट रोड है, इसके दो रीज़न होते हैं। कंक्रीट रोड है तो वो बहुत रफ है, जिसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हुई। एंड सेकेंड रीज़न इज़ कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत हैवी है, तो इसकी वजह से वो जो है कंक्रीट रोड पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से जो इंटरलॉकिंग है इरेगुलरिटीज़ की तो वो जो है बहुत हार्डली जो है इंटरलॉकिंग हो गई है, तो जिसकी वजह से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत मैक्सिमम हो गई है। तो अगर ऐसे कंक्रीट रोड पे हमें उस हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इन सम अप जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो अल्ट्रा स्मूथ सर्फेसेस पे जो होती है 0 होती है, एंड जो जितने ज़्यादा रफ सर्फेसेस होंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा है या फिर स्लाइड कर रहा है तो ऐसे केस में जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसे हम स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। इसी वजह से एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसे मूव कराना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसे मूव कराना है। एक्चुअली होता क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव कर रहा होता है तो उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ है उन्हें इंटरलॉक होने के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम पैदा होता है, एंड इसी वजह से जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, एंड एक मूविंग ऑब्जेक्ट को मूव कराना आसान होता है। थर्ड है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है तो ऐसे केसेस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है उसे हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम होती है, तो इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को रोल करके मूव कराना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू उसे स्लाइड करना। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, पहले एक पर्सन है इस ऑब्जेक्ट को जो है स्लाइड कर रहा है, इसे पुश करके मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ की वजह से एंड जो बॉक्स की इरेगुलरिटीज़ के इंटरलॉकिंग की वजह से उस ऑब्जेक्ट को पुश करके मूव करने में उसे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। वहीं जब उसने उस बॉक्स के नीचे व्हील्स लगा दिए तो ऐसे केस में जो है रोलिंग फ्रिक्शन पैदा होता है एंड जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत आसानी से मूव कर पाता है। इस रोलिंग फ्रिक्शन का एक जनरल एग्जांपल हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। आपने सूटकेसेस के नीचे जो है व्हील्स देखे होंगे, वो किस वजह से होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं। पहले जब ये व्हील्स नहीं होते थे तो आपने हैवी लगेजेस को जो है स्लाइड करके या उठा के लेके जाना पड़ता था, जो कि बहुत टायरसम था, उसमें बहुत एफर्ट्स एंड बहुत ज़्यादा फोर्स लगती थी। बट आजकल जो सूटकेसेस के नीचे या लगेज बैग्स के नीचे जो है व्हील्स आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन पैदा होती है जब हम उन लगेजेस को सरफेस पे मूव कराने की कोशिश करते हैं एंड वो बहुत आसानी से मूव करते हैं और हमें जो है ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। लास्ट इज़ फ्लूइड फ्रिक्शन।
सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड एंड एयर को कलेक्टिवली हम फ्लूइड कहते हैं। इन मीडियम में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो जो फ्रिक्शन पैदा होता है उन्हें हम बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग भी बोलते हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हमने देखा है कि फ्रिक्शन क्या होता है, वो किस वजह से होता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड 4 अलग तरीके की हमने फ्रिक्शन फोर्स भी देखी है। अभी हमारा फ्रिक्शन फोर्स का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अभी हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स भी समझने हैं, बट हम वो इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा एंड बोरिंग हो जाता। इसके लिए हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे कि फ्रिक्शन हमारी रियल लाइफ में हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, वो हमारी किस तरह मदद करता है, क्यों हम कुछ केसेस के अंदर फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं एंड कुछ केसेस के अंदर हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।